हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडिवल हिस्ट्री की ही। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सहजता महसूस होगी। इसी कारणवश यार पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। फिलहाल में इससे पहले की क्लास में हम लोग अध्ययन कर रहे थे मुगल वंश का, जो कि एक प्रकार से बोले तो इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में जो भी इतिहासकारों ने इन तमाम सारी घटनाओं का जो वर्णन किया, बाकायदा उस मतलब उन तमाम सारी घटनाओं का जो भी वर्णन किया, यानी मुगलों का जो भी इतिहास लिखा गया वो भी मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में उसको बेसिकली एक नाम दिया गया जिसको हम लोग मुगल वंश या मुगल काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में काफी महत्वपूर्ण, काफी क्या बेहद और बेहद आवश्यक हमारा एक प्रकार से बोले तो मुगलों का इतिहास माना जाता है, क्योंकि ये सारे मतलब शासकों में, सारे सुल्तानों में सबसे बेहद महत्वपूर्ण जो भी हमारे सुल्तान या बादशाह उभर करके आते हैं पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में, वो हमारे मुगल ही होते हैं। ठीक है, तो काफी सारी चर्चाओं की जिक्र हम लोगों ने किया था, काफी सारी घटनाओं का भी जिक्र किया हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में। आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं, फिलहाल में पहले इससे की पहले की क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे मुगल वंश की या मुगल काल की। ठीक है, और इसमें हम लोग बेसिकली जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे बाबर की, यानी बाबर के संदर्भ में इससे पहले की क्लास में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। फिलहाल में बाबर के संदर्भ में हम उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र कर चुके हैं जो कि इसके बचपन से लेकर के या एक प्रकार से बोले इसके जीवन में जो भी सारी घटनाएं हमारी घटित हुई, वो जो भी सारी घटनाएं थी हमारी, जो कि इतिहासकारों के द्वारा इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में बाबर के जीवन से संबंधित उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र किया गया। तो हम उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र पहली बात तो कर भी चुके हैं और आज इस क्लास के माध्यम से थोड़ा सा और रूबरू होंगे बाबर के संदर्भ में। ठीक है, फिलहाल में थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने किन सारी बातों का जिक्र किया या किन सारी घटनाओं का जिक्र किया इस पूरे के पूरे बाबर के संदर्भ में। ठीक है, तो थोड़ा सा ही पीछे चलते हैं, ज्यादा पीछे नहीं चलेंगे। ज्यादा पीछे जाना है तो पीछे की क्लास देखिएगा, उसके पश्चात यहाँ पे आइएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी इसके जो भी हमारे प्रारंभिक संघर्ष होते हैं। पहला आक्रमण कब करता है? जब 11 से 12 वर्ष की आयु में सत्ता संभालता है। पहला आक्रमण 1494 में, दूसरा 97 में, तीसरा 1501 में एंड चौथा 1504 में। ये करता है भारतीय क्षेत्र में। भारतीय क्षेत्र के जो भी बाहरी हिस्सा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये 1504 में क्या करता है, यानी संघर्ष करता है या आक्रमण करता है। उसके पश्चात में 1504 के पश्चात में ये पुनः साथ में उपाधि धारण करता है एंड 1511 में ये पुनः समरकंद वाले क्षेत्र पे आक्रमण करता है एंड फिर जब वहां पे इसकी सत्ता स्थापित नहीं होती है तो ये 1519 में पुनः भारत की ओर अपना रुख मोड़ता है और 1519 में पुनः संघर्ष करता है। कहां पे? ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पुनः आक्रमण करता है। ठीक है, और अब ये समझ चुका था कि अब मैं ईरान, इराक या तुर्की वाले क्षेत्र में मेरी सत्ता कभी भी स्थापित होने वाली नहीं है।
जिस कारणवश मैं अब इधर आक्रमण ना करके अब मैं भारत की तरफ आक्रमण करूंगा। और भारत की तरफ इस कारणवश आक्रमण करूंगा क्योंकि इधर की जो भी हमारी राजनीतिक स्थिति है या इधर की जो भी हमारी प्रशासनिक स्थिति है ये मजबूत नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा हम ये भी जानते हैं और यार शुरुआत से ही जब से हम लोग मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तब से हम लोग अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित कर चुके हैं। और विकसित अगर नहीं हुई तो मेरे साथ जुड़ी रहिएगा और पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास का आनंद लीजिएगा। स्वयं की अपनी बौद्धिक क्षमता हम विकसित कर लेंगे मेरे साथ रहते रहते। और अगर विकसित ना हुई तो फिर भी इतनी यार स्वयं की आपकी अपनी बुद्धिजीविता तो है ही कि अगर किसी भी प्रकार की कोई क्लास अगर अटेंड कर ली तो यार उसमें फिर दुविधा या समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल में शुरुआत से ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि जो भी हमारे शासक या जो भी हमारे सुल्तान या जो भी हमारे राजा महाराजा थे भारतीय क्षेत्र में थोड़ा सा चूतिया टाइप के थे। चूतिया किस्म के क्यों थे? क्योंकि इनमें यार एकता नहीं थी, ये आपस में ही संघर्ष किया करते थे। संघर्ष क्यों करते थे? संघर्ष इस कारणवश करते थे क्योंकि ये अपने क्षेत्र का विस्तार दूसरे क्षेत्र में किया करते थे। और फिलहाल में राजा महाराजाओं का काम ही ये होता था क्योंकि इनके शौक भी निराले होते थे। यार हम लोग शुरुआत से ही अध्ययन कर रहे हैं कि भारतीय क्षेत्र में जितने भी शासक थे वो सभी के सभी शासक क्या थे कि अपने आप में ही स्वयं में एक नहीं थे। तो इनके बीच में आपस में टकराव की स्थिति क्या होती थी? बनी रहती थी। इसी कारणवश इधर की अर्थात भारतीय क्षेत्र की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये मजबूत नहीं थी इसी कारणवश। और तुर्की वाले क्षेत्र में ये अपनी सत्ता क्यों नहीं स्थापित कर पाया? इसी कारणवश क्योंकि इधर की राजनीतिक व्यवस्था काफी मजबूत थी। ठीक है, इसी कारणवश इसकी सत्ता उधर स्थापित नहीं हुई। तो यार जब ये 1519 में आता है, आक्रमण करता है, तो पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया ये 1524 तक में जीत लेता है। यानी 1519 में आक्रमण करता है, उसके पश्चात में ये पुनः अपने फरगना वाले क्षेत्र में जाता है। फिर आता है 1519 में ही और फिर से ये पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र को जीतता है। फिर से जाता है, मतलब सत्ता अभी स्थापित स्थायित्व रूप नहीं लेती है। ठीक है, तो फिर से ये पुनः जाता है फिर से परगना वाले क्षेत्र में और 1520 में पुनः फिर से आता है और फिर से 1520 में ही ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, यानी जो भी हमारा पंजाब का जो क्षेत्र था, जो कि आज आधुनिकता के तौर पे बोले तो आधा पंजाब इंडिया की तरफ और आधा पाकिस्तान की तरफ, तो ये सारा का सारा पंजाब हमारा क्या करता है, इसके क्षेत्र में आ जाता है और सियालकोट तक का क्षेत्र भी ये जीत लेता है। फाइनली 1524 में पुनः आता है और 1524 में क्या करता है कि ये पाकिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है आज वर्तमान की स्थिति में, जिसको हम लोग लाहौर के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र को भी ये जीतता है। ठीक है, तो ये इसके छोटे छोटे आक्रमण थे और इन आक्रमण करने का इसका महज केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करूंगा तो मेरे साथ में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं या किन किन चुनौतियों का सामना मेरे साथ में करना पड़ सकता है युद्ध के दौरान में। इसी कारणवश अभी ये केवल भारतीय क्षेत्र के सीमा प्रांतों में ही क्या करता है, आक्रमण करता है। और ये इधर आक्रमण चल रहा होता है तभी सारे लोग अवगत कराते हैं दिल्ली सल्तनत में जो भी सत्ता थी इब्राहिम लोदी की, तो ये थोड़ा सा डरपोक किस्म का भी शासक था और एक प्रकार से बोले सारे लोग इसको बोलते हैं कि बाबर इधर आक्रमण कर रहा है, आप कुछ कीजिए अन्यथा ये हमारी सत्ता को भी छीन सकता है। तो ये इतने बुद्धिजीवी शासक, अब इनको बुद्धिजीवी बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, एक चूतिया किस्म का शासक बोल दीजिए, ये कहते हैं कि अभी वो सीमा प्रांत पे ही आक्रमण कर रहा है, जब वो हमारे क्षेत्र में आएगा यानी जब वो दिल्ली वाले क्षेत्र में आएगा तब हम उससे निपटेंगे। तो ये इतने बुद्धिजीवी थे, इन्हीं सारी चीजों का, इन्हीं सारी परिस्थितियों का फायदा उठा करके इब्राहिम लोदी क्या करता है कि सीमा प्रांत वाले क्षेत्रों को जीतते हुए
अब ये भारत के अंदरूनी क्षेत्र पे आक्रमण करता है और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसका यही होता है जिसको हम पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो यह युद्ध इसका 1526 में होता है, जो कि 21 अप्रैल 1526 में एक युद्ध लड़ा गया जिसको हम लोग पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इसी में, यहां तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। इससे पहले की क्लास में आज जो हम जिक्र करेंगे थोड़ा सा जिक्र कर ही लेते हैं, यानी 1521 अप्रैल 1526 ईस्वी बेहद और बेहद अर्थात एक प्रकार से बोले तो बाबर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो था भारतीय क्षेत्र में वो था हमारे पानीपत का प्रथम युद्ध। देखते हैं इसी में कि बाबर का यानी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी क्या होता है कि भारत के अंदरूनी क्षेत्र पे आक्रमण पड़ता है या पानीपत के संघर्ष के नाम से जानते हैं। किसके मध्य में होता है? तो ये होता है बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य में। इब्राहिम लोधी के मध्य में होता है, जो कि लोधी वंश का हमारे अंतिम शासक था पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में। अगर ये पहले ही सजग हो गया होता जब लोगों ने बताया था, तब शायद ये युद्ध का स्थिति या ये परिस्थिति हमारी नहीं बनती कि बाबर आकर के भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित कर पाता है। और अभी भी इसका स्थायित्व सत्ता स्थापित नहीं होती है, यानी अभी भी ये स्थायी रूप से सत्ता स्थापित नहीं करता है पानीपत के युद्ध से। इसमें फिलहाल में पानीपत के युद्ध का भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं, तो इससे पहले वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा। इसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोधी हार जाता है, ठीक है। इसके पश्चात में आता है 16 एवं 17 मार्च 1527 ईस्वी। इसको भी याद रखिएगा, यानी 16 एवं 17 मार्च 1527 ईस्वी का जिक्र करते हैं। क्या होता है कि 16 एवं 17 मार्च 1527 ईस्वी, इसमें इस युद्ध को एक नाम दिया गया जो कि बाबर के द्वारा। यह भी हमारा बेहद और बेहद महत्वपूर्ण युद्ध था जिसको हम लोग खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं, यानी खानवा के संघर्ष के नाम से जानते हैं। और ये जो खानवा का युद्ध था ये किसके मध्य में होता है? तो ये महत्वपूर्ण युद्ध था पानीपत के पश्चात में। दूसरा जो बाबर के जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध था वो था हमारा खानवा का युद्ध इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में, जो कि 16 एवं 17 मार्च या 1527 ईस्वी में होता है, ठीक है। खानवा का युद्ध किसके मध्य में होता है? तो ये होता है बाबर एवं राणा सांगा के मध्य में। अब ये राणा सांगा कहां से आ गया? तो मैंने पहले ही बोला कि भारतीय क्षेत्र में जो भी हमारे क्षेत्र थे, क्योंकि यार दिल्ली सल्तनत का भी ये अंतिम चरण था, यानी इसके पश्चात में पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत हमारा एक प्रकार से बोले समाप्त हो जाता है। तो इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत भी हमारा सिमट करके रह गया था लोधी वंश में, जो कि इब्राहिम लोधी को परास्त ही कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारा 1527 ईस्वी का युद्ध था ये हमारा राणा सांगा के मध्य में होता है। और इन्हीं सारे चूतियों के कारण ही बाबर भारत में आया था, ये भी हम जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि यार ये राणा सांगा हो गया पंजाब का एक शासक था जिसको हम लोग दौलत खां के नाम से जानते हैं। इब्राहिम लोधी के चाचा थे हमारे, जिनको हम लोग आलम खां के नाम से जानते हैं। इन्हीं सारी चूतियों की बदौलत ही ये हमारी मुगल सत्ता भारतीय क्षेत्र में स्थापित होती है। तो यार जब इन्होंने अपने पापा को बुला ही लिया तो अब पापा से बेटा निपटो भी, यार तुमको बुलाने की क्या आवश्यकता थी? तुम अपने अपने क्षेत्र में आराम से सीमित होकर के अपनी सत्ता या साम्राज्य को चला रहे थे, तो क्या दिक्कत थी कि दूसरे को भी तुम आमंत्रित करो? तो ये भी थोड़ा सा चूतिया ही था। और ये लोग इतने चूतिया थे कि इन्होंने खुद पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। तो इन्होंने क्या किया कि आमंत्रण दिया किसको?
बाबर को कि आप आइए और आप भारतीय क्षेत्र पे आक्रमण कीजिए, क्योंकि ये आपस में तो इनकी टकराव की स्थिति थी। तो ये लोग भी क्या करते थे कि आमंत्रण दिया बाबर को, और बाबर भी समझ चुका था कि इन चूतियों के बीच में फायदा जो होगा वो मेरा ही होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपस में लड़ते हैं, और मैं जब लड़ूंगा तो जाहिर सी बात है कि इनमें से जितने भी शासक या जितने भी सुल्तान या जितने भी बादशाहों ने मुझे आमंत्रित किया है भारतीय क्षेत्र में युद्ध करने के लिए, जाहिर सी बात है जब इन्होंने आमंत्रण दिया है तो मैं जब संघर्ष करूंगा तो ये मेरे तरफ से युद्ध में भी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी बुलाएगा तो ये सारी चीजें बनती ही बनती हैं। तो जिस कारणवश राणा सांगा भी आमंत्रण दिया था, तो बाबर भी थोड़ा सा कम नहीं था, दिमाग इसके पास ज्यादा था, और देखते ही देखते ये फरगना वाले क्षेत्र से देखते ही देखते एक छोटा सा सरदार था, और देखते ही देखते ये पूरा का पूरा पश्चिमोत्तर वाला एरिया, और यहाँ तक कि वो आज कहाँ पे आ गया, भारत के अंदरूनी क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए आ चुका है। ठीक है, तो क्या होता है कि खानवा का युद्ध होता है 1527 में, और राणा सांगा के मध्य में होता है। राणा सांगा जो कि मेवाड़ राजस्थान वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को इस समय क्या किए हुए थे, स्थापित किए हुए थे। कहां पे? मेवाड़ राजस्थान के क्षेत्र में क्या होता है कि इनकी सत्ता या साम्राज्य चल रहा होता है। तो ये इनका फिलहाल में मानना क्या था, राणा सांगा का मानना क्या था? राणा सांगा का मानना ये था कि जिस प्रकार से गजनवी आता है, यानी भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करता है, धन वगैरह लूटता है, उसी और वापस चला जाता है, उसी प्रकार से बाबर भी आएगा, युद्ध वगैरह करेगा और धन वगैरह लूटेगा और वापस अपने क्षेत्र में चला जाएगा। तो हमको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दुविधा ना होगी। लेकिन बाबर ये चीज समझ चुका था कि ये छोटे छोटे शासक हैं, मैं इनसे जीत जाऊंगा संघर्ष में, और अब मुझे एक स्थायित्व सत्ता की आवश्यकता है। अर्थात पूरा जीवन मैं इधर इस क्षेत्र से उस क्षेत्र भागता रहा, अपनी स्वयं की सत्ता स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन अब क्या करूंगा, मैं इस युद्ध के पश्चात में इसी दिल्ली वाले क्षेत्र में अपनी एक स्वयं की सत्ता स्थापित करूंगा और यहीं पे राज करूंगा मैं। ठीक है, तो क्या करता है कि राणा सांगा को भी परास्त करता है ये, और राणा सांगा से युद्ध करने के लिए इनके पास में किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं था कि मतलब हम इस कारणवश राणा सांगा से युद्ध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राणा सांगा के साथ में इनकी मित्रता टाइप की थी, यानी संधि टाइप की थी। तभी राणा सांगा ने इसको आमंत्रित दिया था कि आप आइए भारतीय क्षेत्र में और संघर्ष कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। तो राणा सांगा तो जानता ही नहीं था कि बाबर हमारे साथ भी युद्ध कर सकता है। लेकिन बाबर क्या करता है कि राणा सांगा को भी एक कारण दे देता है, जबरदस्ती एक कारण देता है। क्या कारण देता है? कि जब हम इब्राहिम लोदी के साथ में युद्ध कर रहे थे तो आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। अब इस परिस्थिति से राणा सांगा अवगत नहीं थे कि शायद बाबर इस प्रकार की भी किसी भी प्रकार की कोई हमारी गलती निकाल सकता है, और इन गलतियों की वजह से वो हमसे युद्ध करेगा। तो इसको तो अपनी सत्ता स्थापित करनी थी। तो ये किसी ना किसी कारणवश कोई गलती निकाल करके राणा सांगा से क्या करता है, युद्ध करता है फर्जी में। ठीक है, तो ये गलती यही निकालता है कि आपने हमको आमंत्रण दिया, और आमंत्रण दे तो दिया, लेकिन जब हमने संघर्ष किया तो आपने हमारा साथ नहीं दिया। इस कारणवश अब हम आपसे भी क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। अब इतनी सारी चीजें तो थी ही। अब यार बाबर अपनी जगह पे था, राणा सांगा अपनी जगह पे था। ये पूरे के पूरे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था हमारा राणा सांगा। मैंने इससे पहले ही बोला कि ये जो इब्राहिम लोदी था ये थोड़ा सा डरपोक किस्म का था, लेकिन राणा सांगा बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिजीवी था थोड़ा सा, क्योंकि इसने भी मतलब एक प्रकार से बोले तो सत्ता काफी स्थापित की थी और काफी प्रसिद्धि भी हासिल की थी। ठीक है, तो बाबर से कम नहीं था ये।
राणा सांगा, ठीक है। तो बाबर भी ये चीजें समझ चुका था कि अगर मुझे उत्तर भारत में अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करना है तो मुझे राणा सांगा को परास्त करना होगा, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो राणा सांगा भी कम नहीं था, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है कि राणा सांगा ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कुल मिलाकर के 100 युद्ध लड़े, 100 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से ऐसा भी इतिहासकारों के द्वारा बोला गया कि इनके शरीर पे इतने ज्यादा घाव के निशान हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। बोला ना कि 80 से 85 घाव इनके शरीर पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे ये अनुमानित होता है कि राणा सांगा एक वीर योद्धा के तौर पे इतिहास में क्या है, आज भी प्रचलित है, ठीक है। तो ये क्या थे कि राणा सांगा के संदर्भ में भी इनको भी हल्के में मत लीजिएगा। राणा सांगा ये उत्तर भारत का सबसे वीर योद्धा था और बाबर के सामने यही एक चुनौती थी कि अगर इस बंदे को परास्त कर दिया तो इसकी स्थायित्व सत्ता बाबर की यहाँ पे क्या हो जाती है, भारतीय क्षेत्र में स्थापित हो जाती है। अब जब ये बाबर आता है इनसे युद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे इनके खिलाफ जो भी इनकी सेना थी या इनकी जो प्रजा थी या इनके जो भी लोग थे, उनको ये क्या करता है कि एक प्रकार से मैं अगर बोलना चाहूं तो या तो बोल दो कि प्रोत्साहित करने लगता है बाबर, या एक प्रकार से बोले तो भड़काने लगता है। जो भी बोलना चाहे या जो भी नाम देना चाहे हम दे सकते हैं। और वो प्रोत्साहित इस प्रकार से करता है कि बाबर के संदर्भ में बोल रहा हूं कि वो प्रोत्साहित या भड़काने का कार्य करता है। राणा सांगा की किसी भी प्रकार की कोई मंशा नहीं थी कि वो बाबर से युद्ध करेगा, लेकिन बाबर अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था, अपने आप को स्थायित्व प्रदान करना चाहता था। इस कारणवश वो इससे युद्ध करता है और इनके खिलाफ लोगों को भड़काता है, इनकी जो सेना थी उनको प्रोत्साहित करता है और इनके खिलाफ जो भी बन पड़ा बाबर ने वो तमाम सारे कार्य किए। और इस युद्ध में ही बाबर ने एक नारा दिया था जिसको हम लोग जिहाद के नारा के नाम से जानते हैं। आज भी हम इस शब्द को सुनते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ना कि बाबर ने एक नाम दिया था, जिहाद का नारा दिया था। जिहाद क्या होता है, तो आज भी हम लोग यार सुनते हैं कि जो भी हमारे इसके पहले सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो आज यहाँ पे सुन लेते हैं कि ये जिहाद होता क्या है। फिलहाल में हम लोगों ने काफी सुना कि जो भी हमारे आतंकवादी, अब वो चाहे पाकिस्तान, जो भी बोले, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज में अभाव है मेरे, लेकिन फिर भी बोलते ना कि ISI करके जो भी हमारे आतंकवादी, उनका कहना क्या होता है कि हम लोग जिहाद टाइप का, यानी जिहाद टाइप का वो लोग भी नारा देते हैं और हम लोग इस शब्द से रूबरू भी हैं। जिहाद एक प्रकार का इस्लाम धर्म को बचाने का एक प्रकार से नारा होता है। यानी जो भी हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी क्या करते हैं, आतंकवादी घुसपैठ क्यों करते हैं, उनका एक प्रकार से यही कहना है कि इस्लाम धर्म हमारा खतरे में है, तो वो लोग जिहाद का नारा देते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर मैं अपने शब्दों में बोलना चाहूं तो बे चूतिए तुम क्या जानते हो यार, यानी इस्लाम धर्म क्या है, तुम मतलब धर्म से, अपने आप को धर्म से जोड़ रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस ईश्वर ने तुमको बनाया, तुम साले चूतिए उसको बचाओगे, तुम उसको बचाओगे, ये थोड़ा सा उनके माइंड में ऐसा भरा जाता है। जिस प्रकार से बाबर था, लोगों को भड़काता था, लोगों को भड़काया और प्रोत्साहित किया, जिहाद के प्रति उसने नारा दिया, तो लोग काफी प्रोत्साहित हुए और बाबर की तरफ आए इस जिहाद की वजह से। और वो लोग इतना मोटिवेट हो गए राणा सांगा के प्रति कि उन लोगों ने ये भी कह दिया कि इस युद्ध में चाहे हमारे जान ही क्यों ना चली जाए, हम इस युद्ध को जीत करके रहेंगे। तो आज वर्तमान की स्थिति में भी जो भी हमारे आतंकवादी आते हैं वो यार इसी उद्देश्य के साथ में आते हैं, जिहाद के उद्देश्य के कारणवश, कि भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए लेकिन हम नारा देंगे तो जिहाद का ही नारा देंगे। तो ऐसे चूतियों के मन मस्तिष्क में इन तमाम सारी बातों को ठूस ठूस करके भर दिया जाता है कि वो व्यक्ति इस शब्द के सिवा, यानी ये जो भी 3 वर्ड का शब्द है जिहाद,
इस शब्द के सिवा उन चूतियों को कुछ नहीं दिखता। वो केवल और केवल दूसरे की बातों पे चलते हैं, अपनी स्वयं की बुद्धिजीविता उनमें नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के लोग हैं हमारे। अब इनको क्या कहा जाए कि तुम धर्म को बचाओगे, चूतिए किस्म के इंसान, तुमसे धर्म बना है कि तुम धर्म से बने हो। ठीक है, तो ये काफी सारी बातें होती हैं जो कि यार काफी सारे लोग या जो भी सारी बातें हैं वो जिहाद के संदर्भ में प्रचलित हैं हमारी। तो बाबर काफी सारी चीजों को करता है और जिहाद का नारा देता है, जिससे कि सारे लोग मोटिवेट होते हैं और युद्ध करते हैं। और राणा सांगा के प्रति वो इतना ज्यादा मतलब भड़का देता है कि सारे लोग इसी के पक्ष में आते हैं। और ये एक प्रकार से बोले तो जो भी सारा सिस्टम था, शराब वगैरह बंद करवा देना या जो भी सारी चीजें हो सकी बाबर के थ्रू, बाबर ने उन तमाम सारी चीजों को किया। यानी वो उसका कहना ये था कि हम अपने धर्म को बचाने के लिए, अर्थात इस्लाम धर्म को बचाने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। तो उसने इसके क्षेत्र में आकर के तमाम उन सारी चीजों को बंद करवा दिया जो कि इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखती थी। और लोगों में जिसके प्रति, यानी लोग जिससे भड़क जाएं या लोग जिससे हानिकारक, लोगों को जिससे हानिकारक या ऐसे हानिकारक तत्वों को भी उसने बंद करवा दिया। ठीक है, तो बाबर ने काफी सारी मतलब रणनीति बनाई राणा सांगा के प्रति और फाइनली इसके साथ में युद्ध होता है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा इसमें परास्त होता है और बाबर की क्या होती है, इसमें जीत होती है। ठीक है, तो फिलहाल में ये 16 या 17 मार्च 1527 ईस्वी का ये जो भी हमारा खानवा का युद्ध था राणा और बाबर के मध्य में, इसको हमने याद रखना है। जिहाद शब्द भी याद रखिएगा क्योंकि ये शब्द भी इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये थोड़ा सा ताल्लुक रखता है। और इसी युद्ध के पश्चात में क्या होता है कि बाबर ने एक उपाधि धारण की थी जिसको हम लोग काजी के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, काजी के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की उपाधि थी और इस काजी शब्द का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला, मारने वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काजी के नाम से जानते हैं। और आज भी इस्लाम धर्म में ये सारे के सारे शब्द हमारे प्रचलित हैं। काफिर शब्द ये भी प्रचलित है, जिहाद शब्द ये भी प्रचलित है। ठीक है, तो इन तमाम सारी बातों को देखते हुए चलिएगा और तमाम सारे जो भी सारे हमारे शब्द हैं इसको देखते हुए चलिएगा। फिलहाल में अभी तक अगर बाबर के संदर्भ में आपके पास में स्वयं की बौद्धिक क्षमता रही हो या ना रही हो, लेकिन इस क्लास के पश्चात में आप स्वयं में निर्णय लीजिएगा कि क्या बाबर सही था अपने पूरे के पूरे संपूर्ण जीवन काल में कि सही नहीं था। मुगलिया सल्तनत भारतीय क्षेत्र में जब स्थापित होती है तो क्या ये सत्ता सही थी भारतीय लोगों के लिए कि सही नहीं थी, इसके संदर्भ में अपनी एक स्वयं की बौद्धिक क्षमता विकसित कीजिएगा। और फिलहाल में जो भी सारी चीजें हो आप अपनी बुद्धिजीविता को प्रदर्शित कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा, इसको भी याद रखिएगा। एंड इसी के पश्चात में जब ये युद्ध हो रहा होता है तो इसमें एक दो तथ्य और देख लीजिएगा कि इस युद्ध में राणा सांगा हमारा राजपूत था, ये भी हम जानते हैं। तो इस युद्ध में काफी सारे लोग मारे गए, काफी सारा रक्तपात होता है और काफी सारे सेना या राजपूत या लोग जो भी थे, काफी सारे राजपूतों की हत्या होती है। और इन राजपूतों की हत्या ऐसे होती है कि बाबर क्या करता है कि इन राजपूतों के सर कटवा देता है। इसी को वो जिहाद मानता है, यानी वो कह रहा है कि राजपूतों की हत्या मैंने इस कारणवश की क्योंकि मुझे जिहाद का नारा मैंने दिया, इस्लाम धर्म को बचाने के लिए मैंने इन सभी के सर काटवा दिए। तो राजपूतों के सर कटवा करके ये एक मीनार टाइप में, यानी एक मीनार टाइप में बनवा देता है और एक ऊंचे टीले का निर्माण करवाता है। यानी राजपूतों के सर कटवा करके एक ऊंचे टीले का निर्माण करवाता है मीनार टाइप में। ठीक है, तो काफी सारा रक्तपात होता है इस पूरे के पूरे, कहां पे, इस खानवा के युद्ध में।
इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसमें फाइनली बाबर की ही जीत होती है और राणा सांगा की क्या होती है कि हार हो जाती है। और इसी युद्ध के पश्चात में यानी यह बाबर के जीवन का बेहद और बेहद महत्वपूर्ण युद्ध था, जो कि प्रवेश करता है किस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में वो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, लेकिन अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करता है, वो था खानवा का युद्ध। ठीक है, तो अब इसकी सत्ता क्या हो गई, स्थापित हो गई पूर्ण रूप से। मुगलिया सल्तनत कब स्थापित होती है, वो स्थापित होती है 1527 ईस्वी में। लेकिन भारतीय क्षेत्र में जो मुगलिया सल्तनत या मुगलों का प्रवेश होता है वो पानीपत के युद्ध के ही हो जाता है। फाइनली अब यहाँ पे दिल्ली वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाला क्षेत्र या जो भी सारा क्षेत्र था, यहाँ पे बाबर की सत्ता पूर्णतः स्थापित हो जाती है। और इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फरगना वाला क्षेत्र इसने तो क्या किया था, पहले ही जीत करके रखा था। यानी ये तमाम सारे क्षेत्रों को अपने आधिपत्य के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, इसके पश्चात में आता है हमारा 1527 के पश्चात में आता है 1528 ईस्वी। इसको भी याद रखिएगा, 1527 के पश्चात में 1528 ईस्वी में यानी एक साल बाद जब उसकी सत्ता स्थापित हो जाती है भारतीय क्षेत्र में हमेशा और हमेशा के लिए, तो क्या होता है कि 1528 में वो एक युद्ध और करता है इसी क्षेत्र में, जिसको हम लोग चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण युद्ध था, लेकिन फिलहाल में पानीपत का युद्ध और ये खानवा का युद्ध इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। लेकिन 1528 में एक युद्ध और होता है जिसको हम लोग चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध किसके मध्य में होता है, तो ये बाबर एवं ये मालवा का एक शासक था, जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो ये मालवा का शासक था मेदिनी राय। ये चंदेरी के युद्ध में किसके साथ होता है, मेदिनी राय के मध्य में होता है। इसको याद रखिएगा। ये चंदेरी कहाँ पे पड़ता है, तो ये यार अगर हम लोग बोले चंदेरी, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र का सीमा प्रांत वाला क्षेत्र है हमारा, तो इसी क्षेत्र में हमारा चंदेरी नामक एक क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र में हमारा किसकी सत्ता होती है, मेदिनी राय की सत्ता होती है। और ये जो मेदिनी राय होते हैं ये भी राणा सांगा के सरदार थे, अर्थात राणा सांगा एक राजपूत था तो ये भी एक राजपूत थे। ठीक है, और ये चंदेरी वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे और ये मेवाड़ वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था। ये क्या होता है कि ये इनके सरदार थे, किसके सरदार थे, राणा सांगा के सरदार थे। इसको भी याद रखिएगा, राणा सांगा के सरदार थे। और जब एक प्रकार से बोले राणा सांगा के साथ में युद्ध होता है बाबर का, तो ये मेदिनी राय भी उनकी तरफ से युद्ध लड़ते हैं, लेकिन फिलहाल में इनकी भी दाल वहां पे नहीं गलती है, क्योंकि काफी सारा इतना उसने बाबर ने मोटिवेट किया था लोगों को कि वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे, लेकिन युद्ध से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो ये फाइनली इनके संदर्भ में भी बोला जाता है और मेदिनी राय के संदर्भ में भी बोला जाता है कि मेदिनी राय क्या थे कि एक प्रकार से इनकी भी इस युद्ध में हार ही होती है, ये जीत नहीं पाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से बोले चंदेरी वाला क्षेत्र भी इसके मतलब कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, और फिलहाल में यहाँ पे भी 1528 में भी उसने अर्थात बाबर ने क्या किया था कि यहाँ पे भी उसने जिहाद का ही नारा दिया। जिहाद का नारा यहाँ भी दिया, क्यों दिया, क्योंकि ये राजपूतों से एक प्रकार से ये भी राजपूत थे, तो यहाँ पे भी जिहाद का नारा दिया, अर्थात इस्लाम धर्म को बचाना है। ठीक है, तो इस कारणवश यहाँ पे भी जिहाद का नारा दिया और जिहाद का नारा देते हुए यहाँ पे भी जितने राजपूत शासक थे या राजपूत एक प्रकार से सेना थी या जो लोग थे, उनके सर कटवा करके यहाँ भी काफी सारा रक्तपात होता है और इस संघर्ष में भी बाबर की जीत होती है और उनके मतलब एक प्रकार से बोले उनके सर कटवा करके यहाँ पे भी वो एक मीनार टाइप का निर्माण करवा देता है, सारे राजपूतों के सरों को कटवा करके। ठीक है,
तो ये काफी सारी चीजें थी जो अपनी सत्ता को स्थापित करने के क्रम में बाबर ने इन तमाम सारी बातों का या इन तमाम सारी घटनाओं को अंजाम देते हुए अपनी सत्ता को स्थापित किया। सोचो यार कि कितना मतलब राजतंत्र का दौर इतना खराब था कि लोगों के प्रति अगर उस समय में आप होते तो क्या करते। राजतंत्र का दौर और सत्ता की चाह किसी को भी यानी अच्छे से अच्छे किस्म के व्यक्ति को भी सत्ता की लालच क्या करती है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी बुरा बना देती है। आज फिलहाल में है लोकतंत्र का दौर, तो आज चाह के भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज हमारा जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन और जो भी सारा सिस्टम है वो जनता के लिए है और संविधान सर्वोपरि है। ठीक है, तो इस कारणवश आज ये सारी घटनाएं नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल में जब राजतंत्र का दौर था तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी सत्ता की लालच में बुरा बन जाता है। तो यही बाबर के साथ भी था कि बाबर भी सत्ता की चाह रखता था, तो इसके सामने जो भी आया उसको उसने मार गिराया और फाइनली पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में या दिल्ली वाले क्षेत्र में मुगलिया सल्तनत को स्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसके पश्चात में अगर और जिक्र करें तो आता है 1529 ईस्वी, जो कि बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था हमारा, जो कि 1529 में होता है और जिसको हम लोग घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था ये और फाइनली 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इसी पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में। देखते हैं इसके जीवन का जो अंतिम युद्ध था वो था 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में जिसको हम लोग घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, घाघरा का युद्ध। घाघरा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये घाघरा नदी के तट पर हमारा ये युद्ध होता है या घाघरा नदी के किनारे में होता है। और फिलहाल में यार इस नाम से परिचित होंगे तो अच्छी बात है, नहीं परिचित होंगे तो और अच्छी बात है। यार ये जो घाघरा शब्द है इसी को हम लोग यार सरस्वती के नाम से जानते हैं। आज ये नदी है या नहीं है इससे हम रूबरू नहीं है, लेकिन फिलहाल में सरस्वती नदी को ही घाघरा कह करके संबोधित किया गया है। ठीक है, तो 1529 ईस्वी में घाघरा नदी के तट पर या घाघरा नदी के किनारे ये हमारा युद्ध होता है, जिसको हम लोग घाघरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये घाघरा का युद्ध जो होता है ये हमारा एक प्रकार से बोले तो बाबर के मध्य में, यानी बाबर एवं इब्राहिम लोदी का एक भाई था जिसको हम लोग महमूद लोदी बोलते हैं, महमूद लोदी के नाम से जानते हैं। इसके मध्य में हमारा ये युद्ध होता है महमूद लोदी के मध्य में। और ये जो सत्ता अपनी संभाल रहा था ये बिहार वाले क्षेत्र में संभाल रहा था। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि भारतीय क्षेत्र में तमाम सारे ऐसे राजा थे जो कि हमारे छोटे छोटे शासक थे और इन्हीं सारी परिस्थितियों का फायदा उठा करके बाबर आक्रमण करता है। ठीक है, तो ये हमारा बिहार वाले क्षेत्र में अपने साम्राज्य को स्थापित किए हुए था और फिलहाल में ये भी थोड़ा सा चूतिया ही था। चूतिया क्यों था, क्योंकि इसको भी एक प्रकार से बोले ना कि जो भी सारा क्षेत्र था बिहार वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित किए था, तो इसको भी बोले कि चुलबुलाहट हुई। थोड़ा सा ये चुलबुलाहट इसको ये हुई, अरे यार जब तुम अपनी सत्ता को एक बेसिकली रूप में एक बेहतरीन ढंग से संचालित कर रहे हो तो तुमको दूसरे के क्षेत्र में झांकने या मतलब उंगली करने की क्या आवश्यकता है। और वो भी तुम उंगली उसके पास में कर रहे हो जो कि तमाम सारे क्षेत्रों का विजेता है। और तुम सारे चूतिए किस्म के आदमी जब तुम अपने क्षेत्र में सहमत हो तो तुम दूसरे के क्षेत्र में उंगली क्यों कर रहे हो। तो इसकी एक खराब आदत ये थी कि ये बाबर वाले क्षेत्र में, बाबर जहां पे अपनी सत्ता को संभाले हुए था, तो ये बाबर वाले क्षेत्र में या इसके क्षेत्रों में उंगली करता था, यानी बार बार इसके सीमा प्रांत में आक्रमण करता था। तो एक बार किया अच्छी बात है, दो बार किया फिर भी ठीक है,
लेकिन फिर भी जब ये नहीं मान रहा था तो बाबर ने भी सोचा कि चल भाई तेरे साथ भी हम थोड़ा सा लड़ ही लेते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि बाबर ने फिर से प्लानिंग की, एक बेहतरीन रणनीति बनाई और रणनीति बनाते हुए क्या करता है कि महमूद लोदी के साथ में युद्ध करता है और फाइनली चूतिया सत्ता को छोड़ करके भाग जाता है, युद्ध नहीं करता ये। मतलब ये भी, इसका भाई भी डरपोक था और ये भी डरपोक था, तो ये युद्ध नहीं करता। पहले तो उंगली करते हो और फिर से कहां पे जाते हो कि युद्ध छोड़ करके भाग जाते हो, ठीक है। तो ये भी युद्ध नहीं करता है और ये अपना आधिपत्य स्वीकार करता है कि बाबर से मैं हार चुका हूं। अर्थात ये क्या करता है कि बिना युद्ध किए ही ये बिहार वाले क्षेत्र को छोड़ करके भाग जाता है अपनी जान को बचाते हुए, और ये बिहार से होते हुए बंगाल वाले क्षेत्र में चला जाता है, ठीक है। तो ये फिलहाल में इसके साथ में युद्ध नहीं करता। और बाबर को तो यार पहले से ही हम लोग जानते हैं, क्योंकि बाबर के संदर्भ में हम काफी सारी चीजों का अध्ययन कर चुके हैं। तो इसके संदर्भ में हम काफी सारी चीजें जान चुके हैं कि अगर हम अपने मन मस्तिष्क में एक फोटो बनाना चाहे बाबर की तो बन सकती है आराम से, कि उसके जीवन में वो कैसा रहा होगा या किस प्रकार का व्यक्ति रहा होगा बाबर हमारा, ठीक है। तो इससे अब हम रूबरू हो चुके हैं कि इसके अपने जीवन में या इसने अपने जीवन में किन किन घटनाओं का सामना किया या किस प्रकार से अपना इसने क्या किया कि जीवन यापन किया होगा। मेरे माइंड में तो बड़ी ही बेहतरीन छवि बनती है इसकी, जो कि यार काफी सारा मुझे अच्छा भी लगता है और अच्छा लगता भी है और नहीं भी, क्योंकि यार सत्ता की चाह ने इसको इतना बुरा बना दिया कि ये पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में केवल और केवल रक्तपात करता है और कुछ भी नहीं करता, ठीक है। अब तो सत्ता भी स्थापित हो गई, तो अब किस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में किसका बोलबाला, वो है बाबर का। बाबर का झंडा हर जगह गड़ गया, ठीक है। अब सारे क्षेत्रों में नाम अगर गूंजता है तो वो है बाबर, बाबर और बाबर, ठीक है। तो इसमें भी काफी सारी बातें हुई। महमूद लोदी भाग जाता है घाघरा के युद्ध में और 1529 में फिलहाल में ये इसका लास्ट युद्ध होता है इसके जीवन का, और यह युद्ध भी ये हार जाता है। और फाइनली लास्ट में 21 दिसंबर 1530 ये वो दिन था जो कि आज इतिहास में बाकायदा इस तारीख को इतिहासकारों ने छाप करके रख दिया। और इतिहासकारों के द्वारा पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में अगर कभी भी अब जिक्र होगा बाबर का, तो उसके जीवन का जो अंतिम हमारा दिन था वो था 21 दिसंबर 1530। ये 21 दिसंबर 1530 ये वो दिन था जो कि बाबर के जीवन का अंतिम दिन था। 21 दिसंबर 1530 ईस्वी, ये अभी भी इसकी मृत्यु ना होती, लेकिन लोग इससे इतना परेशान हो गए थे कि इसके पीठ पीछे षड्यंत्र रचने लगे थे, ठीक है, जो कि षड्यंत्र भी बोल सकते हैं। और अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसके मृत्यु के संदर्भ में अलग अलग हमारे मत प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि बाबर जो था ये बाहरी क्षेत्र से आया था, यानी ये हमारा तुर्की साइड से आया था, फरगना वाले क्षेत्र से आया था। तो ये भारत की जलवायु में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया, अपने आप को भारतीय जलवायु के अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाया, जिस कारणवश इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है। और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जो भी हमारा ये बाबर था इसको नशे की लत ज्यादा थी, यानी ये अफीम वगैरह का नशा करता था। और फिलहाल में यार जितने भी हमारे पुराने या प्राचीन काल से लेकर के जो भी हमारे राजा महाराजा, उनके शौक काफी निराले थे। वो लोग गाना बजाना, शबाब शराब, इन्हीं सारी चीजों का शौक रखते थे और इन्हीं सारी चीजों में उनका जीवन यापन होता था और मनोरंजन भी होता था। तो बाबर भी इसी किस्म का था, इसको भी नशे की लत थी। ये अफीम, गांजा, शराब और भांग वगैरह इस प्रकार के मादक पदार्थों का क्या करता था, सेवन करता था।
तो कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि इसके नशे के लत के कारण इसके जीवन का अंत हुआ। ठीक है, फिलहाल में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग हमारी बातें प्रचलित हैं इतिहास में, जो कि बाबर के मृत्यु के संदर्भ में प्रचलित हैं। फिलहाल में कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो हमारे बाबर थे, इनकी मृत्यु, एक इतिहासकार ने ऐसा बोला कि इब्राहिम लोदी की हमारे माताजी थी, जो कि इसके साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त होते हैं, तो एक हमारा मतलब महिला थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। इसको भी याद रखिएगा कि गुलबदन बेगम ने एक क्या की थी, रचना की थी। गुलबदन बेगम के नाम से जानते हैं, जिसने हुमायूं नामा की रचना की है, हुमायूं नामा। और इस हुमायूं नामा से ये बात पता चलती है कि जो भी हमारा बाबर था, उनको उनके खाने में, अर्थात एक प्रकार से बोले तो इब्राहिम लोदी की माता जो थी, उन्होंने इनको एक प्रकार से बोले तो खीर भिजवाई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और उस खीर में उन्होंने जहर मिक्स करके दिया था, जिससे कि उस खीर को खा करके बाबर की मृत्यु हो जाती है, जिसका असर धीरे धीरे होता है। तो कोई उतना अनुमान नहीं लगा पाता कि किस कारणवश इसकी मृत्यु होती है। लेकिन फिलहाल में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग राय हमारी दी जाती है और अलग अलग बातें इतिहास में प्रचलित हैं, जो कि बाबर के मृत्यु के संदर्भ में काफी प्रचलित हैं। फाइनली 21 दिसंबर 1530 बाबर के जीवन का अंतिम दिन था, और कौन जानता था कि इसके जीवन में ये दिन भी आएगा कि लोग पीठ पीछे षड्यंत्र करके उसका जीवन का अंत कर देंगे। ठीक है, फिलहाल में ऐसा शासक था तो मुझे अच्छा भी लगा और नहीं भी अच्छा लगा। अच्छा इस कारणवश लगा कि बेचारा मतलब इतने छोटी सी उम्र में सत्ता को संभालता है और देखते ही देखते पूरे साम्राज्यों को अपने दम पे अकेले क्या करता है कि जीतते हुए पूरे क्षेत्रों में अपने नाम का झंडा गाड़ देता है। ठीक है, तो ये चीजें मुझे उसकी अच्छी लगी। और एक बात ये अच्छी नहीं लगी कि सत्ता की लालच ने उसको इतना बुरा बना दिया कि वो काफी सारा रक्तपात करते हुए पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा बाबर का जो भी हमारा जीवन था, और उसके जीवन से जुड़ी हुई जो भी सारी घटनाएं थी, उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में किया। बाबर से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर बनता है तो वो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, फिलहाल में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के पश्चात में यह भी बोला गया कि इसकी एक ख्वाहिश थी। इसकी क्या ख्वाहिश थी? इसकी ख्वाहिश ये थी कि जब इसका मृत्यु होती है तो इसके शव का क्या हुआ। तो लोगों ने इसका जो एक प्रकार से बोले ना, इसका जो शव था, इसके शव को कहां पे दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया, जो कि बाबर के द्वारा एक आरामगाह या एक आराम बाग का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा कि बाबर के शव को कहां दफनाया गया? एक आराम बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था आगरा में, और वहीं पे इसके शव को पहले दफनाया गया। तो तब लोगों को पता नहीं था कि बाबर की एक इच्छा भी थी, या उसके अंतिम दिनों में उसकी एक ख्वाहिश भी थी कि बाबर ने अपने स्वयं की एक आत्मकथा लिखी थी, जिसको हम लोग बाबर नामा के नाम से जानते हैं, या जिसको तुजुके बाबरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसमें अपनी ख्वाहिश को प्रदर्शित करते हुए उसने ये लिखा कि मुझे और कहीं पे दफनाया ना जाए। मुझे कहां पे दफनाया जाए? तो मुझे अफगान वाले क्षेत्र में दफनाया जाए। तो फाइनली इसको काबुल वाले क्षेत्र में ले जाकर के बाद में क्या किया गया? इसके शव को ले जाकर के दफनाया गया, जो कि इसकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे और कहीं भी दफनाया ना जाए, मुझे काबुल में ले जाकर के दफनाया जाए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा बाबर के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, या तमाम सारी घटनाएं। मैं तो यार काफी प्रभावित हुआ इस बंदे से, या इसका इतिहास जान करके। मुझे इसकी जीवनी या इसने जो भी सारे कार्य किए मुझे काफी प्रभावित किया।
कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे मैं खुश नहीं हूं, लेकिन तमाम ऐसे कार्य हैं, इस बंदे ने दिल जीत लिया मेरा। ठीक है, इसके पश्चात में यार काफी सारी चीजें होती हैं कि इसका सौ दफनाया गया, इसने सिक्के भी चलवाए थे, इसने सिक्के चलवाए थे, चांदी के सिक्के चलवाए थे अपने मतलब एक प्रकार से अपने साम्राज्य में, जिसको हम लोग शाहरुख के नाम से जानते हैं। शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था जो कि चांदी का सिक्का था। एंड इसी के पश्चात में एक हम लोग नाम सुनते होंगे बाबरी मस्जिद का, जो कि इसने बाबरी मस्जिद, जिसका मुद्दा आज भी प्रचलित है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, क्यों बन रहा है? वो बाबरी मस्जिद की जगह ही बन रहा है। अगर लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो यार पहले वहां पे मंदिर ही थे। बाबर क्या करता है कि बाबर उन मंदिरों को तुड़वा करके वहां पे एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसको हम लोग बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। और इसी कारणवश उस बाबरी मस्जिद के संदर्भ में यार इतिहास जो भी हमारे जजों की पीढ़ थी, वो मस्जिद के संदर्भ में हमारे उन्होंने न्याय ना दे करके मंदिर के तौर पे न्याय दिया। इसी कारणवश आज वहां पे क्या है कि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है अयोध्या में राम मंदिर का। ठीक है, और इस बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसको भी याद रखिएगा, मीर बाकी करके आते हैं। मीर बाकी जो कि बाबर का एक सेना नायक था, सेना नायक था। ठीक है, इसके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ठीक है, फिलहाल में इन तमाम सारी बातों को मतलब देखते हुए, इन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए, ये था पूरा का पूरा बाबर का इतिहास। और मुगल सल्तनत अब स्थापित हो जाती है भारतीय क्षेत्र में और दिल्ली वाले क्षेत्र में। अब इसके पश्चात में इसके जो वंशज आएंगे वो अब पूर्णतः दिल्ली पे ही अपनी सत्ता को या अपने शासन को चलाना स्टार्ट करेंगे। इसके पश्चात में हम जिक्र करेंगे हुमायूं का, जो कि बाबर के पश्चात में आता है दूसरे नंबर पे मुगल शासक, जिसको हम हुमायूं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या समस्या उत्पन्न होती है तो आप लोग यार कमेंट पर रेज करेंगे, वहां पे आपकी सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी रिवीजन करते चलिएगा, जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। मिलेंगे इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।